हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 9 एसएसटी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इकोनॉमिक्स का जो अपना थर्ड चैप्टर चल रहा है, निर्धनता एक चुनौती, उसके अंदर आज अपन देखेंगे वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा था कि निर्धनता रेखा के अकॉर्डिंग यानी अपन ने देखा था कि भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर निर्धनता रेखा के नीचे कितने लोग हैं, और निर्धनता रेखा का अध्ययन अपन ने लास्ट से पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। और अपन ने ये भी देखा था कि जो गरीबी स्तर के नीचे जो लोग हैं वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। तो अपन ने ये देखा था अपने भारत के अंदर कि प्रति माह गांवों के अंदर जो 816 रुपये कमाता है, प्रति माह 816 रुपये से यदि कोई कम कमाता है, वो भी कहाँ पर, गांवों में, तो वो निर्धनता रेखा से नीचे है। इसी प्रकार शहरों के अंदर 1000 रुपये से कोई कम कमाता है प्रति माह, तो उसको अपने निर्धनता रेखा से नीचे माना था। और हमने ये भी कहा था बच्चों कि प्रत्येक प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर जो निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का प्रतिशत अलग अलग है। और ये भी कहा था कि यदि हम भारत और अन्य देशों की तुलना करें तो सभी जगह निर्धनता रेखा एक समान नहीं है। देश, काल, परिस्थिति, समय, स्थान, उसके आधार पर निर्धनता रेखा अलग अलग होती है। तो इसी चीज को अपन आगे बढ़ाएंगे और आज अपन देखेंगे वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। तो आज हम देखेंगे कि विश्व के अलग अलग देशों के अंदर निर्धनता रेखा के लिए क्या मानक तय किए गए और प्रत्येक देश के अंदर निर्धनता रेखा से नीचे कितने लोग हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि भारत का तो अपन ने देख ही लिया कि गांवों और शहरों के अंदर निर्धनता रेखा के बारे में। अब जो विश्व के अंदर बच्चों जो निर्धनता रेखा है उसका जो निर्धारण होता है वो हमारा विश्व बैंक करता है। कौन करता है? विश्व बैंक। विश्व बैंक ने निर्धारित किया है कि $1.9 पर डे, यानी यदि कोई व्यक्ति $1.9 एक दिन में कमा लेता है तब तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर है। लेकिन यदि कोई $1.9 से कम कमाता है तो वो मानेंगे कि वो निर्धनता रेखा से नीचे है। तो ये विश्व बैंक ने सभी देशों के लिए एक समान निर्धनता रेखा तय की है। यहाँ पर हम एक देश की तुलना दूसरे देश से करेंगे, लेकिन यदि हमें अपने ही देश के अंदर विभिन्न राज्यों की तुलना करना है तो उसके लिए अपन को जो अपनी निर्धनता रेखा का ये जो मानक तय किया था कि गांवों में तो 816 रुपये और शहरों में 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह। ठीक है, आ रहा है समझ में? कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है। ये सिर्फ हमने भारत देश की बात करी थी कि भारत देश के विभिन्न राज्यों में निर्धनता का स्तर ज्ञात करने के लिए यदि हमें विश्व के विभिन्न देशों की तुलना करनी है तो उसके लिए हमें विश्व बैंक द्वारा जो निर्धारित की गई है निर्धनता रेखा, जो कि $1.9 प्रतिदिन, आ रहा है समझ में? अब इसके हिसाब से $1.9 प्रतिदिन यदि कोई इंसान कमाता है तो वो निर्धन नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग 1990 के अंदर 36% लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे। विश्व के, बात कहाँ चल रही है अभी, विश्व के 36% लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे। और 2015 के अंदर यदि अपन बात करते तो 10% लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे। आ रहा है समझ में? अब पूरे विश्व के अंदर अपन देखेंगे, अभी यहाँ पर मैंने कुछ आंकड़े भी लिख रखे कि अपन देखेंगे कि विश्व के सभी देशों के अंदर प्रति वर्ष निर्धनता के अंदर गिरावट आ रही है। क्यों गिरावट आ रही है? बहुत सिंपल है, हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, तकनीकी बढ़ रही है, कृषि क्षेत्र में सुधार हो रहा है, भूमि सुधार हो रहा है ना, और साथ में साथ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। तो अब विश्व के प्रत्येक देश के अंदर यदि हम आंकड़ों देखें पिछले 10-15 वर्षों के अंदर तो हम पाएंगे कि प्रतिवर्ष निर्धनता कम हो रही है। तो पूरे विश्व में निर्धनता में गिरावट आ रही है। इसकी वजह भूमि सुधार, तकनीकी सुधार, मानव संसाधन पर व्यय या इन्वेस्टमेंट में वृद्धि, यानी हम मानव के ऊपर यदि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करेंगे तो मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर संसाधन के रूप में लोग में अपन ने बात करी थी कि जो जनसंख्या है वो लाइबिलिटीज है, लेकिन यदि उसके ऊपर अपन इन्वेस्ट करते हैं, शिक्षा के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारी लाइबिलिटीज है वो किसे बदल जाती है? हमारी लाइबिलिटीज असेट में बदल जाती है। तो बच्चों, अभी मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो प्रत्येक लेसन अपने में अकेला नहीं रहता है। इकोनॉमिक्स एक तरह से विज्ञान की तरह है, सारे लेसन आपस में जुड़े रहते हैं। यदि हमें निर्धनता पढ़ना है
तो हमें बेरोजगारी का भी ज्ञान होना चाहिए और साथ में मानव संसाधन का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप लेसन को बार बार रिवाइज करते रहिए और उनको आपस में इंटरकनेक्ट करते रहिए, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो अपन ने ये बात कर ली थी कि पूरे विश्व के अंदर निर्धनता में गिरावट आ रही है क्योंकि भूमि में सुधार हो रहा है, तकनीकी में प्रगति कर रहे हैं और मानव संसाधन यानी जो ह्यूमन है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो लाइबिलिटी से असेट की तरफ आ रहे हैं। अब यदि अपन ने देखा था कि भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर निर्धनता का या पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उसका परसेंटेज अलग अलग है, तो बच्चों इसी प्रकार विश्व के अंदर भी इसके अंदर क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। यानी अलग अलग देशों में निर्धनता रेखा के नीचे का जो लोगों का परसेंटेज है वो भी अलग अलग होता है। जैसे हम चाइना की बात करें बच्चों, चाइना एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, विश्व के अंदर नंबर 1 पे अभी इस मामले में चाइना चल रहा है डेवलपमेंट के मामले में। तो वहाँ पर 1981 में जहाँ 88.3% गरीबी थी, यानी 100 में से लगभग 88 लोग गरीब थे, तो 2008 में केवल मात्र 14.7 रह गई और 2015 में तो 0.7 यानी 0.7 या नहीं के बराबर निर्धनता रह गई है। तो चाइना के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, शिक्षा के ऊपर यानी कर रहे हैं और अपना जो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर निर्धनता में बच्चों बहुत कमी आई है। और यदि अपन दक्षिण एशिया के सारे देश देखें, जो हमारे भारत के पड़ोसी देश और भारत, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, तो यहाँ पर भी निर्धनता में गिरावट आई है। पहले 2005 में जहाँ 34% था, वहाँ 2013 में 16.2% हो गया है। लेकिन हम चाइना की तुलना में इस मामले में बहुत पीछे हैं। परसेंटेज तो हो रहा है कम, निर्धनता में कमी तो आ रही है, लेकिन चाइना की तुलना में कम कमी आ रही है। इसी प्रकार यदि हम और देखें कि और अगर जो भारत के अंदर जो निर्धनता, अपन यहाँ पर ये बात भी अपन को देखनी होगी कि भारत में निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। अब अपन यदि बात करते हैं सब सहारा अमेरिका की, जो सब सहारा अमेरिका की स्थिति और ज़्यादा खराब है। वहाँ पर 2005 में 51% गरीबी थी, तो 2015 में 41% रह गई, मात्र 10% की गिरावट आई है, जो कि बहुत कम गिरावट है क्योंकि यहाँ पर आर्थिक प्रगति नहीं है और मानव संसाधन के ऊपर यहाँ पर व्यय नहीं हो रहा है। अब यदि अपन लैटिन अमेरिका के अंदर जो देश हैं, ब्राजील, मेक्सिको की बात करें, तो यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट है। ये पहले से ही डेवलप्ड थे, तो 2005 में तो 10% गरीबी थी, तो 2015 में वापस ये 4% यानी वापस नहीं मतलब गिरावट होकर के 4% हो गई है। तो जो विकसित देश है वहाँ पर गरीबी के परसेंटेज में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है, लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग विकासशील देशों के अंदर गरीबी में गिरावट तो आ रही है, लेकिन उसकी दर बहुत कम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको कहा था कि विश्व के कुछ देश बताए हैं जिस के अंदर मैंने बताया है कि निर्धनता रेखा से नीचे का जो परसेंटेज है उसके बारे में बात करेंगे। और मैंने यही भी कहा था आपको भी कि अलग अलग देशों के अंदर निर्धनता रेखा से नीचे का लोगों का परसेंटेज भी अलग अलग है। नाइजीरिया के अंदर 53.5 2009 में, बांग्लादेश में 14.8 2016 में, भारत में 21.2 2011 की बात, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि हमारे यहाँ पर 21.2% है, पाकिस्तान में 4% है 2015 में, चीन में 0.7 है 2015 में, ब्राजील में 4.3 2017, इसी प्रकार इंडोनेशिया में 5.7 है 2017 में और श्रीलंका में 0.8 है 2016 में। तो बच्चों इन सब देशों की आप तुलना करो तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ हैं, नाइजीरिया में, और सबसे कम गरीबी कहाँ है, चीन में। यानी चीन बिल्कुल सबसे गरीबी के मामले में सबसे कम गरीब है, यानी वेल डेवलप्ड कंट्री है। तो नाइजीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं और हमारे भारत के अंदर ठीक ठाक स्थिति है। तो बच्चों अभी तक तो अपन ने आज के इस वीडियो के अंदर क्या देखा कि वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, यानी भारत के अलग अलग देशों के अंदर निर्धनता का क्या प्रतिशत है और निर्धनता रेखा, विश्व स्तर के ऊपर निर्धनता रेखा का निर्धारण कौन कर रहा है, हमारा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। और उसने क्या कहा है कि $1.9 प्रतिदिन, जिस देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $1.9 कमाया जाता है वो इंसान गरीब नहीं कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $1.9 से कम कमाता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे अर्थात गरीब है।
उसके अकॉर्डिंग ये सारे आंकड़े मैंने आपको बता दिए। तो बच्चों आपको इन आंकड़ों को याद रखना है ना। ये सारणी भी आपकी बुक में दे रखी है, क्योंकि जो चीज़ें याद करने की होती है वो याद करने की ही होती है। तो थोड़ा समझ के साथ आप इन सब आंकड़ों को याद कर लीजिए। अब बच्चों अपन आगे चलते हैं भारत में निर्धनता के कारण। अब हम ये तो बात कर चुके हैं कि भारत के अंदर 2011 के अंदर 21.2% लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं, और गांव के अंदर जो निर्धनता 816 रुपये बता दिया मैंने, और शहर में 1000 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति। अब इतने सारे निर्धन क्यों हैं भारत के अंदर? तो हमने भारत में निर्धनता के 4 प्रमुख कारण लिखे हैं। पहला, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान विकास का निम्न स्तर। दूसरा, पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं। तीसरा, आय की असमानता। और चौथा, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक कारण। अब एक एक को मैं विस्तार से बताऊंगी। पहला है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान विकास का निम्न स्तर। बच्चों आपको पता है हमारा इंडिया लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहा है ना। ब्रिटिश यानी इंग्लैंड वाले हमारे देश के अंदर आ गए और वो हमारे यहाँ पर जम गए, और लगभग 200 साल तक उन्होंने हमारा शोषण किया। जबकि एक समय के अंदर भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के अंदर मसाले, खनिज है ना, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डेवलप्ड हमारा देश था, और हमारे यहाँ पर कृषि के अंदर भी अच्छा स्तर था। हमारे हस्तकला है, कुटीर उद्योग, इन सब के अंदर हमारा भारत बहुत अग्रणी था। कच्चा माल हमारे भारत का के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रणी था। लेकिन जब ये इंग्लैंड हमारे यहाँ पर आए तो उन्होंने उनकी ऐसी नीतियाँ लागू करी कि हमारे यहाँ पर आय का निम्न स्तर हो गया, आर्थिक विकास की दर धीमी हो गई है ना। उन्होंने क्या करा कि हमारे यहाँ का कच्चा माल तो अपने देश में ले गए और बना बनाया माल यहाँ पर ला के भेजा, यानी हमारे कच्चे माल से हम ही से उन्होंने कमाया। और उस वजह से हम लोग क्या हुआ, हमारे सारे कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, हमारी हस्तकला को उन्होंने बिल्कुल मान नहीं दिया। तो इस प्रकार भारत का जो वो 200 साल के अंदर उन्होंने इस तरह से शोषण किया कि हमारा देश गरीब हो गया, हमारे सारे उद्योग धंधे बंद पड़ गए, हमारा आर्थिक विकास की जो दर थी वो भी कम हो गई, और जनसंख्या तो बढ़ ही रही थी। अब प्रति व्यक्ति आय भी कम हो गई। बच्चों प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? हमारी जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय में यदि हम जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय होती है। तो जब राष्ट्रीय आय तो वही रही लेकिन जनसंख्या बढ़ गई तो अधिक संख्या के अंदर उसका डिवाइडेशन हो गया। तो डिवाइडेशन अधिक होने से क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय कम हो गई, जिससे देश का जीडीपी है ना, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, वो भी क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद भी हमारा कम हो गया, और इस प्रकार देश गरीब होता गया। तो आ रहा है आपको समझ में कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान जो विकास का निम्न स्तर था, जिसमें निम्न रोजगार, लोगों को रोजगार ही नहीं मिलता था, आय का स्तर इसलिए कम हो गया, और साथ में जनसंख्या भी बढ़ रही थी, जिससे हमारा देश गरीब हो गया। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा था, अच्छा इसके अंदर बच्चों दूसरा जो कारण है वो है पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं। क्योंकि बच्चों हमारे देश क्या कृषि प्रधान देश था। अब कृषि के अंदर क्या था, सभी के पास भूमि नहीं थी है ना, कुछ लोग भूमिहीन थे। तो जो लोग भूमिहीन थे वो क्या हुआ, जब भूमि ही नहीं है तो खेती बाड़ी कहाँ से करेंगे, तो वो लोग शहरों की तरफ गमन हुआ, और शहरों के अंदर क्या हुआ, वो शहरी गरीबी के अंदर वो ऐड होते गए। वो कहीं पे नौकर का काम, कहीं चौकीदारी का काम, होटलों के अंदर बर्तन मांजने का काम, इस तरह के निम्न स्तर के काम करने लगे, और इस तरह वो गरीबी बढ़ती गई। तो सेकंड कारण यह है कि पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं थे। अंग्रेजों ने हमारा इतना अधिक शोषण किया कि जो जितना भी हमारा यहाँ पर रोजगार था, हस्तकला, कुटीर उद्योग, वह सब उन्होंने नष्ट कर दिए। तो लोग गांवों से शहरों में आ गए। शहरों के अंदर भी वही था, बहुत छोटे छोटे काम करके, और इनकी गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और साथ में कृषि क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, बीच में अपन अपनी पंचवर्षीय योजना बच्चे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हरित क्रांति आई। हरित क्रांति से क्या हुआ, उन लोगों को फायदा हुआ जिनके पास बहुत अधिक जमीन थी है ना, जो पहले से पैसे वाले थे, जिससे वो महंगे खाद बीज खरीद सके, और उनको कृषि के क्षेत्र में उनका तो रोजगार बढ़ा। लेकिन ये भी बच्चों क्या था, कुछ क्षेत्रों में ही सीमित था, जैसे पंजाब और हरियाणा, तो वहाँ के लोग तो बहुत समृद्ध हो गए, लेकिन कुछ हमारे भारत के सभी राज्यों के अंदर इसका समान फायदा नहीं मिला। तो कुछ राज्य के लोग बहुत ही गरीब रह गए। तो जो गरीबी का जो भारत में कारण जो सेकंड ये भी है कि हरित क्रांति की वजह से, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि कृषि में तो आय में वृद्धि हुई, लेकिन ये कहाँ तक सीमित था, पंजाब और हरियाणा में। लेकिन जो भूमिहीन किसान थे वो शहर की तरफ आए, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, शहर के अंदर आकर के
कहीं पे नौकर का काम है, चौकीदारी का काम है, होटलों के अंदर बर्तन मांजने का काम है। इस तरह छोटे मोटे काम करने लगे और गरीबी बढ़ती गई। तीसरा कारण है गरीबी का आय की असमानता। तो बच्चों, भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय का वितरण है वो समान नहीं है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। जो सरकार की कई सारी योजनाएं वो गरीबों तक तो पहुंच ही नहीं पा रही, जो गरीबों के लिए। तो ये सब भी एक कारण है कि सरकार की जो योजना है, भूमि सुधार का जो कार्य चल रहा है, भूमि का सीमांकन का जो कार्य चल रहा है, वो ईमानदारी से सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिससे जिसको फायदा मिलना चाहिए था उसको फायदा नहीं मिल रहा है। इस कारण से भी गरीबी बढ़ रही है। तो आय की असमानता, जिसमें मैंने बताया कि भूमि का असमान वितरण है, भूमि सुधार का सही से नहीं होना, भूमि संसाधन की कमी, इन सब की वजह से भी भारत में गरीबी बढ़ रही है या भारत में गरीबी है। और चौथा कारण है जो सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारण। तो बच्चों, हमारा भारत क्या है, ट्रेडिशनल गांव, मतलब ट्रेडिशनल लोग बहुत है हमारे यहाँ पर, जो रीति रिवाज में, परंपरा के अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं उनके लिए कि ये रीति करनी है तो करनी है। जैसे विवाह की बात है, तो विवाह के अंदर कितना अधिक खर्चा करते हैं। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी है या नहीं, लेकिन समाज का उसके ऊपर दबाव रहता है और उसको विवाह बड़े धूमधाम से करना होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, बड़े बड़े जमींदारों से कर्ज लेता है। अब विवाह तो हो गया, लेकिन वो कर्ज नहीं लौटा पाता है, ब्याज पे ब्याज बढ़ता जाता है और वो कर्ज में डूबता ही जाता है। तो विवाह है, मृत्यु भोज है, मृत्यु के बाद होने वाले जो अनुष्ठान है वो है, धार्मिक अनुष्ठान है, मंदिरों के अंदर कई सारे कार्य होते हैं जिसके अंदर व्यक्ति अपना खर्चा करता है, जबकि इसके अंदर से कई सारे खर्चे ऐसे हैं जो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम हमारे परंपरा ऐसी चल रही है, हमारी संस्कृति ऐसी चल रही है, समाज का एक दबाव सा होता है ना, अप्रत्यक्ष दबाव ऐसा होता है कि व्यक्ति वो कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा भारतीय कर्ज के अंदर डूबता जाता है और गरीबी बढ़ती जाती है। तो विवाह, मृत्यु, सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान, अन्य रीति रिवाज, ये सब इनको कहाँ पर ले जाते हैं, कर्ज की तरफ ले जाते हैं और ये कर्ज बढ़ता ही जाता है। इसी प्रकार जैसे हमने पालमपुर गांव के अंदर एक कहानी में पढ़ा था, बेला और रामकली की कहानी। तो उनको क्या करना था, खेती बाड़ी करने के लिए महंगे बीज, खाद, है उर्वरक, कीटनाशी, ये सब खरीदते थे। इसके लिए वो बड़े किसान से कर्ज लेते हैं। अब फसल तो इतनी अच्छी होती नहीं है, कभी बाढ़ आ गई, कभी अकाल आ गया और वो अपना कर्जा नहीं लौटा पाते और ब्याज जुड़ता रहता है। तो जो 1000 का कर्जा लिया था वो धीरे धीरे 2000 में बढ़ जाता है और व्यक्ति गरीब से गरीब होता जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, वो सब कुछ छोड़ करके शहर की तरफ भाग जाता है। वहाँ पर भी उसका क्या होता है, छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा करता है और जो शहरी गरीबी है उसके आंकड़ों में वृद्धि करता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि भारत के अंदर निर्धनता के इन चारों कारणों को देखा और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि भारत के अंदर भूमि का असमान वितरण है, रोजगार के अवसरों में कमी, जो ब्रिटेन या इंग्लैंड जो अपन कहते हैं कि उन्होंने हमारे 200 वर्ष तक हमारे देश को पूरा निचोड़ डाला, हमारी सभी अच्छी चीज़ें वो ले गए और ऐसी उनकी आर्थिक नीतियाँ थी कि देश हमारा गरीब हो गया, रोजगार के अवसर खत्म हो गए, है ना, हमारे कुटीर उद्योग ये खत्म हो गए, हमारे सांस्कृतिक, हमारे रीति रिवाज ऐसे हैं कि हमारा जो भारत का नागरिक है वो सामाजिक दबाव के अंदर आता रहता है और कर्ज लेता रहता है और गरीब से गरीब होता रहता है। तो आया बच्चों समझ में? तो आज की अपनी वीडियो के अंदर अपन ने वैश्विक निर्धनता परिदृश्य देखा और अपन ने देख लिया भारत में निर्धनता के कारण। तो बच्चों, मैं बार बार कहती हूँ, मैं अपनी बात को बहुत ही सरल शब्दों के अंदर आपको दे रही हूँ और बहुत ही शॉर्ट रूप में दे रही हूँ। तो जितना मैं बोल रही हूँ उतना तो सब आपको याद होना ही चाहिए। आप मेरे इस बोर्ड के अंदर मैंने हर चीज़ बहुत शॉर्ट रूप में लिखी है, इससे आप अपने नोट्स बना लीजिए। तो अगली वीडियो के अंदर अपन निर्धनता निवारण के उपाय देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।